व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। जावास्क्रिप्ट के कोर्स में खुशामदीद। ये इस कोर्स की हमारी पहली क्लास होगी। इस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि जावास्क्रिप्ट है क्या और इसके ज़रिए क्या फ़वाइद हमें हासिल हो सकते हैं और इस कंप्लीट कोर्स में हमें क्या हासिल होगा इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हम उसको बात भी करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट इन उर्दू बाय onlineustaad.com, क्रिएटेड बाय मी यानी कि शाजिब कमाल। अच्छा, बेसिक इन्फो जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि बेसिकली ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज क्या होती है और सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है ना। एक होती है क्लाइंट साइड, एक होती है सर्वर साइड। सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए एक सर्वर की ज़रूरत होती है और क्लाइंट साइड लैंग्वेज के लिए क्लाइंट की ज़रूरत होती है। यानी कि HTML तो एक प्लेन लैंग्वेज है, रेंडरिंग लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये समझ लें कि जब जावास्क्रिप्ट के आपने कोड्स लगाए तो जब ये क्लाइंट के यानी आपके यूज़र के कंप्यूटर में रन होती है तो यूज़र के कंप्यूटर के अंदर ये जो डिकोड होती है या ट्रांसलेट होती है, ठीक है ना। जबकि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस जैसे कि PHP या ASP, ये जो है आपके यूज़र के सिस्टम में कन्वर्ट नहीं होती है इसके ब्राउज़र में, बल्कि आपने एक सर्वर होता है आपका, उसमें ये ट्रांसलेट होती है जिसे अपाची वगैरह कहते हैं। वो ट्रांसलेट करके यूज़र को ट्रांसलेट शुदा देता है। तो यूज़र को नहीं पता होता कि PHP है क्या है, यूज़र को सिंपल कोड्स में ट्रांसलेट हुआ डेटा सारा मिल जाता है। जबकि जावास्क्रिप्ट में यूज़र के ब्राउज़र को खुद ये काम करना पड़ता है। यूज़र का ब्राउज़र ट्रांसलेट खुद करता है कंप्लीट डेटा को। सेकेंड जो इसका स्टेप है, जैसे कि इट कैन कन्वर्ट योर स्टैटिक HTML वेब पेज इनटू एक्सट्रीम डायनामिक पेज। तो बिल्कुल ऐसा ही है। HTML का पेज एक स्टैटिक पेज होता है, जबकि इसके अंदर अगर आप एनिमेशंस डालना चाहें तो आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए डाल सकते हैं। वैसे CSS3 बहुत बेहतरीन है एनिमेशन डालने के लिए, लेकिन फिर भी जो काम जावास्क्रिप्ट में हो सकता है या jQuery में हो सकता है वो CSS3 पे नहीं हो सकता, क्योंकि CSS3 बेसिकली एक डिज़ाइनिंग की स्टाइल शीट है, जबकि ये समझ लें एनिमेशन शीट नहीं है, ठीक है ना। जबकि एनिमेशन शीट jQuery या जावास्क्रिप्ट है और jQuery से सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। दैट इज़ वाई हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तीसरी अहम बात इसमें यह है कि ये तमाम बड़े मेजर ब्राउज़र्स पे चलती है। इसमें कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है कि क्रोम है या फायरफॉक्स है या इंटरनेट एक्सप्लोरर, सब पर चलती है। हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम निकाल देता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को चलाते में वो कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं करता है और सिंपली से चला लेता है। तीसरी अहम बात यह है कि कभी कभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर आप अपनी कंसंट्रेशन इधर उधर रखेंगे तो आपको ये काम करने में कुछ मुश्किल लगेगा, ठीक है ना। सबसे और इसकी जो एक अहम बात, बहुत अच्छी फीचर इसका है वो ये है कि इसकी कई लाइब्रेरीज़ हैं इसके काम को आसान बनाने के लिए, जिसमें सबसे मशहूर jQuery है। इसके अलावा भी कई लाइब्रेरीज़ हैं, JSON है और ETC, लेकिन jQuery सबसे मशहूर है। इसकी jQuery के मशहूर होने की वजह ये है कि उसका जो उनका जो एम है वो यही है, जो उनका मोटो है वो यही है कि डू मोर राइट लेस। समझे कि जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट करके jQuery बना दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोडिंग करेंगे 5 से 6 लाइन्स पे जाएगी, वो jQuery के अंदर आप लिखेंगे तो वो 1 लाइन में हो जाती है। लेकिन उसको सीखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप जावास्क्रिप्ट से कि आप एलिमेंट्स इस्तेमाल करने के बाद ही jQuery पे काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टू डू एनीथिंग फर्दर, आगे कुछ भी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है। तो पहले एलिमेंट के ऊपर हमने बात कर ली, बल्कि तकरीबन तमाम एलिमेंट से बात हम कर चुके हैं। ये कि आपके मुकम्मल तरीके से आपके HTML का जो सिंपल पेज होता है चेंज कर सकता है, उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है, उसकी पिक्चर्स को, उसके कंटेंट्स को मुकम्मल तरीके से चेंज कर सकता है। दूसरी बात होती है कि हमारे पेज के अंदर ये एनिमेशन डालता है, मुतहरिक करता है या डायनामिक्स ऐड करता है। तीसरी बात होती है कि यूज़र इंटरफेस बढ़ाता है, यानी कि आप एक ऐसा पेज भी बना सकते हैं जिसके अंदर आपने हेलो लिखा हो और हेलो के बाद डैश आ रहा हो, खाली हो, और यूज़र को आप एक बॉक्स दे दें, डायलॉग बॉक्स दे दें जिसे हम पॉपअप कहते हैं। उसके ज़रिए आप यूज़र अपना नाम लिखिए और ओके कर दे तो वो हेलो के साथ उस यूज़र का नाम आ जाए, यानी कि वेबसाइट आपकी और नेम हर यूज़र का अपना। तो ये बड़ा बेहतरीन यूज़र इंटरफेस है। यूज़र बहुत मुतासिर होता है कि बिल्कुल सीधी सी वेबसाइट है और उन्होंने नाम लिखने का ऑप्शन दे दिया, नाम यूज़र ने आपके इंटर किया और उसके बाद आपकी वेबसाइट पे यूज़र का नाम आ रहा है। तो यूज़र के लिए बड़ी ये मुतासिरकुन बात हो सकती है। इसके बाद उसके अलावा भी कई और किस्म की यूज़र इंटरफेसेस इसके अंदर हैं, काम करेंगे तो पता चलेगा। मतलब ये फुली यूज़र इंटरफेस हो सकता है। इसके बाद जब जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अगर आप कोई फॉर्म में मिस्टेक है, आप चेक कर रहे हैं कोई फॉर्म PHP के ज़रिए, फॉर्म पर जो काम होता है वो एक्चुअली PHP के ज़रिए होता है या ASP.NET या VB वगैरह के ज़रिए होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इतना कर सकता है कि आपके फॉर्म को क्लियर कर दे। मिसाल के तौर पर अब आपने कहा आपने 3 बॉक्सेस बनाए
यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। अब ईमेल एड्रेस में उसने @ नहीं लगाया, आपके यूज़र ने @ नहीं लगाया, सबमिट कर दिया, तो ज़ाहिर सी बात है ये फॉल्स यूज़र नेम है। तो आप ये कमांड दे सकते हैं कि जी अगर फलाना डेटा नहीं हो तो फिर आगे पास ना करे, या फिर इम्पडी कोई आपका बॉक्स आगे पास ना हो रहा, तो इस सब चीज़ों के लिए आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर के बहुत सारे एक्शंस के लिए PHP खुद भी बहुत कारआमद है। तो इसके लिए चाहिए क्या होता है, बेसिक आपको HTML और CSS की लैंग्वेज लाजमी चाहिए। प्रेफर्ड तो मैंने लिखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको लाजमी चाहिए। एक नोटपैड चाहिए होता है, जैसे कि विंडोज़ के अंदर अपना बिल्ट इन नोटपैड होता है, सिंपल सा, आप जो सादा सा काम करते हैं विदाउट एनी कलर। उसके बाद आपको जो है, अच्छा मैं जो नोटपैड इस्तेमाल करूँगा वो नोटपैड++ होगा, लेकिन आप ड्रीमवेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HTML पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML पैड भी एक नोटपैड है, वैसे इतना ख़ास नहीं है, कोई फेमस नहीं है, बस मेरे नाम मुझे मिला मैंने डाल दिया, लेकिन एक्चुअली जो नोटपैड++ सबसे मशहूर है इस काम में। और ड्रीमवेवर के ज़रिए कि आप रिज़ल्ट भी उठा सकते हैं, रिज़ल्ट आपको अचीव हो सकता है। उसके बाद सबसे अहम बात ये कि हम इस तमाम कोर्स को जो है क्रोम ब्राउज़र में करेंगे, गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र उसमें करेंगे। तो अगर नहीं है तो बेहतर है इंस्टॉल कर लें, वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि आप चाहें कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जैसा रिजल्ट रहे। हालांकि जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम नहीं करता, डिफरेंट ब्राउज़र्स में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप एक्यूरेट रिजल्ट चाहें तो उसके लिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र डालें, ताकि बिल्कुल सेम सीन रहेगा ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं बेसिक आउटलाइंस के हवाले से। इस कोर्स में इंट्रोडक्शन हो गई जावास्क्रिप्ट की, वो मैं आपको दे चुका हूँ। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स के ऊपर पढ़ेंगे, जैसे कि बेसिक फ़ाइल बनाना, जावास्क्रिप्ट में चंद बुनियादी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना और एक्सटर्नल फाइल बनाना, इस पर बात करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ डेटा टाइप्स पर बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, वेरिएबल है, इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन पर हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। इसके बाद HTML के टैग्स को जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट की सिंपल कमांड के अंदर HTML टैग्स को न सिर्फ इंसर्ट करना बल्कि उन्हें रन भी करना। उसके बाद वेरिएबल्स पे बात करेंगे। वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स होती हैं, मिसाल के तौर पर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, इसके ऊपर बात की जाएगी कि ये क्या होती हैं और इसके ज़रिए आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। वेरिएबल के नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वेरिएबल मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो तब्दीली के काबिल हो, वो वेरिएबल कहलाती है। इसके बाद पॉपअप बॉक्सेस पे बात करेंगे। डिफरेंट पॉपअप बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आप यूज़र को कोई एरर डिटेक्ट करा सकते हैं, यूज़र को आप तंबीह कर सकते हैं कि ऐसा ना करे या वैसा ना करे, या फिर यूज़र से आप उसका नाम ले सकते हैं कि आप यूज़र से उसका डेटा इनपुट, कुछ भी नाम या जो डेटा आप चाहे इनपुट में ले सकते हैं। फिर डिफरेंट ऑपरेटर्स पे बात करेंगे। ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह कहलाते हैं, ठीक है, इन पर बात करेंगे। जबकि लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। प्लस माइनस तो बिल्कुल सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, लेकिन फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ एलिमेंट है, दूसरी तरफ, जैसे एक तरफ 2 है, दूसरी तरफ भी 2 है, अब आपने ऑपरेटर लगा दिया =2 का कि क्या ये दोनों बराबर है, ये हो गया लॉजिकल। लेकिन एक चीज़ बता दूं, सिंपली जो हम =2 इस्तेमाल करते हैं उसमें सिंगल इक्वल का साइन आता है, जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर इक्वल का साइन डालने के लिए, =2 करने के लिए डबल इक्वल का साइन आता है। बहरहाल इस पर हम काम करेंगे। फिर इफ एल्स पे काम करेंगे कि जावा, ये सबसे अहम एलिमेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि ये हो तो ये हो, ये ना हो तो ये ना हो, या फिर ये हो जाए तो ये हो जाए, यानी कि मुकम्मल अगर डिसीजन मेकिंग, सारा डिसीजन मेकिंग इसी में होती है, इफ एल्स में होती है कि जी ये ना हो तो आपका ब्राउज़र ये कर ले, ये ना हो तो ये हो जाए, ठीक है ना। फिर स्विच है, स्विच स्टेटमेंट भी बड़ी दिलचस्प है। इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ केसेस डालते हैं, केसेस से मतलब आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स डालते हैं और आपका वेरिएबल ये आपका डेटा होता है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स में से जिस एलिमेंट से आपका डेटा मैच हो जाएगा, फिर उस एलिमेंट में मौजूद जो रिज़ल्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। बाय द वे, लूपिंग नाम से आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसा प्रोसेस जो कि चलता रहे जब तक ये कंडीशन चेंज ना हो जाए। इससे बात करेंगे। 3-4 किस्म के मेथड्स होते हैं। उसके बाद फंक्शंस हैं। फंक्शंस स्क्रिप्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट को फंक्शन कहा जाता है, यानी कि आपने एक छोटी सब स्क्रिप्ट बना ली स्क्रिप्ट के अंदर, फिर जब स्क्रिप्ट के अंदर ही जब आप उसे कॉल करेंगे तो वो आप उसे पूरे फंक्शन को या पूरी स्क्रिप्ट के साथ जब कॉल करेंगे तभी वो डिस्प्ले में देगा, वरना वो रिजल्ट नहीं देगा। इवेंट हैंडलर्स पे बात करेंगे। मुख्तलिफ इवेंट हैंडलर्स होते हैं, जैसे कि माउस के ज़रिए कंट्रोल करना, या बाय क्लिक, या अगर आपने क्लिक किया तो क्या हो, अगर और डबल क्लिक करने पे तो क्या रिजल्ट आए, माउस ऊपर आए तो क्या रिजल्ट आए। बहरहाल इस पर बात करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प फीचर है हमारे इस कोर्स का। इसके ज़रिए आप अपने पूरे काम को, या आप मज़ीद ऑब्जेक्ट्स बनाकर अपने मतलब एक पूरे वेब पेज को एक ऑब्जेक्ट की शक्ल दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक ह्यूमन है, उसने जो कुछ पहना हुआ होता है, कोट पैंट या टाई लगाई हुई, ये सब ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से
फिर उसके अंदर आप कलर कौन सा देंगे कोड का, तो वो मेथड्स वगैरह कहलाते हैं। बहरहाल उस पर हम बाद में बात करेंगे तफसीली, खाली एक इंट्रो है ये। फिर एरेज पे बात करेंगे। एरेज वेरिएबल जैसी होती हैं, जबकि एरेज के अंदर ज़्यादा डेटा, मल्टीपल डेटा आ सकता है। ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही है एरे और डेटा वेरिएबल्स के दरमियान। फिर है सेट टाइम इंटरवल, यानी कि कोई मेथड कंटिन्यूसली चलाना, यानी कि आप चाहते हैं कोई मेथड आपने रन करा दिया, वो हर 3 सेकंड बाद चेंज दोबारा रन होता चला जाए। फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर काम करेंगे। इसके ज़रिए आप HTML और jQuery का बड़ा बेहतरीन इंटरेक्शन करा सकते हैं और HTML के एलिमेंट्स को आसानी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फिर इवेंट लिस्नर्स पे बात करेंगे। इवेंट लिस्नर भी एक दिलचस्प फैसिलिटी है। फिर बात करेंगे फॉर्म वैलिडेशंस के ऊपर, यानी कि अपने फॉर्म्स को वैलिडेट कर रहा है कि जी कुछ चेक तो नहीं रह गया, या कोई एरर तो नहीं आ रहा फॉर्म में, या फिर आपके पास कोई फील्ड इम्पिटी तो नहीं है, ETC। ये होगा हमारा कंप्लीट कोर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। अल्लाह हाफिज़।